आज हम बात करते हैं उन कॉमन एरर्स की, वर्ड्स की या एक्सप्रेशंस की जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो हम फॉल्टी या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं है, बल्कि हम में से बहुत से प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं जो कि अनकॉन्शियसली उन एक्सप्रेशंस को बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं, और जब आप उनको बताते हैं कि ये तो फॉल्टी एक्सप्रेशन है या फॉल्टी वर्ड है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, तो हैरत का इजहार करते हैं कि वाकई ये गलत वर्ड है जिसको हम बहुत अरसे से यूज़ कर रहे थे। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनको मैंने ब्रॉडर 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं कि वो कैटेगरीज़ क्या हैं। चूँकि हम उर्दू में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हम में से कुछ लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी मदर टंग है उसमें सोचते हैं और फिर उसको उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये एक वजह है, एक रीज़न है जिसकी वजह से आप गलत एक्सप्रेशंस या फॉल्टी स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक वजह है ट्रांसलेटिंग समथिंग फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। दूसरी वजह है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगेन मैं उसको रिलेट करूँगी ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर आप अक्सर गलती कर जाते हैं। फिर मैं बात करूँगी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स की विद अ स्पेशल फोकस ऑन एपोस्ट्रोफी। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, अगर से मेरा फोकस तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स पे नहीं है, कुछ होमोफोन्स पे होगा जिन दे साउंड सिमिलर, और कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जिनकी वजह से आप गलत एक दूसरे की जगह पे वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स की बात करेंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूरा लेक्चर है जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि बहुत से रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कि कैसे हम एक वर्ड के साथ इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ रिडंडेंट वर्ड्स का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रिडंडेंट वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने एक्सप्रेशंस को फॉल्टी कर लेते हैं। और आखिर में हम थोड़ी सी बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू में हम बहुत ज़्यादा कॉमनली कहते हैं आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और चूँकि हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम उसको कहते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। लेकिन अगर आप इंग्लिश ग्रामर के रूल को देखें तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को कहना है आई लव यू तो आप ये नहीं कहते कि आई एम लविंग यू। सिमिलरली, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एक फॉल्टी एक्सप्रेशन है, क्योंकि इंग्लिश के रूल के मुताबिक आर के साथ जब आप लुकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको आईएनजी यूज़ नहीं करते, बल्कि आप उसको लुक कहते हैं। तो फॉल्टी एक्सप्रेशन हुआ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, और आपका करेक्ट वर्जन है यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। ये वो एक्सप्रेशन है जो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं, अच्छा हम तो हमेशा ये कहते थे कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। तो ये एक कॉमन एरर है जो हम में से अक्सर को नहीं पता। सिमिलरली, लेट मी एक्सप्लेन इट इन बिट डिटेल। कुछ वर्ड्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, लेट मी कॉल देम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो कि आप अपनी परसेप्शन के लिए, अपनी 5 सेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, उनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, ना कि आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग। टेंसेस से या ट्रांसलेशन से रिलेट करके एक और बात करते हैं। हम अक्सर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, वो कहते हैं आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अगर आप उर्दू में देखें तो आप उर्दू में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू में दोनों एक ही तरह से बोले जाते हैं, जबकि इंग्लिश में आप उनका यूजेज डिफरेंट करते हैं। जब आप उर्दू में कहते हैं मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जहाँ पर भी आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आप एक्सप्रेशन में हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग। आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग। लेकिन जब आप उसके साथ टाइम ड्यूरेशन लगा देते हैं या टाइम पीरियड लगा देते हैं, सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप हैव बीन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ना कि एम का। अच्छा, अब चूँकि मैं सिंस और फॉर के इस्तेमाल की बात कर रही हूँ तो इसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक और एक्सप्रेशन है, वर्ड है जो कि हम अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं। तो शायद कि मैं आपकी इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान कर दूं कि आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको टाइम पीरियड दिया गया होगा वहाँ पर आपने सिंस इस्तेमाल करना है। टाइम पीरियड क्या है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली एक चीज़, एक काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ है या जारी है अभी तक। मसलन सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1998 से, 2001 से, 2005 से। जब आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हम हमेशा सिंस यूज़ करते हैं। अगर आप ड्यूरेशन की बात करेंगे,
2 घंटे से, 5 घंटे से, 4 दिन से, 10 साल से। तो ऐसे सब ड्यूरेशन के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँगी कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये और एक 2 कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम गलत यूज़ करते हैं। जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उर्दू से, तो उर्दू में जब हम बात करते हैं तो हम रिस्पेक्ट एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं और हम हर वर्ड के एंड में हैं यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी उस्तानी का नाम आमना है, वो लाहौर में रहती हैं। अब जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर आपने रिस्पेक्ट भी ऐड करनी है तो यू का प्रोनाउन यू ही रहता है, आप उसके साथ मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर सकते। अब मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो बात करते हैं कि द नेम ऑफ़ माई टीचर इज़ आमना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शी लिव्स इन लाहौर, वो ट्रांसलेट इसको करते हैं दे के साथ, क्योंकि आपने उसमें रिस्पेक्ट ऐड कर दी है। तो दे को लगा देने से आपका एक और वर्ड इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो ये वो कॉमन एरर्स हैं जो कि हम ट्रांसलेशन की वजह से करते हैं। तो आइए देखते हैं कि और कौन से कॉमन एरर्स हैं जो कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से करते हैं। ओके, ट्रांसलेशन से जुड़े एक और फॉल्टी एक्सप्रेशन की आज हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, जब हम उर्दू में कहते हैं तो हम कहते हैं कि मैं और तुम जा रहे हैं, मैं और वो खाना खाने गए थे। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में आई पर्सनल प्रोनाउन जो आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको हम एंड में लेकर आते हैं और थर्ड पर्सन यानी शी ही को हम सबसे पहले जिक्र करते हैं। उर्दू में अगर आप कहेंगे कि मैं और वो जा रहे थे तो आप इंग्लिश में कहेंगे कि वो और मैं जा रहे थे। आइए देखते हैं, इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ही एंड आई वेंट टू द क्लास, जबकि आप उर्दू में बात करते हुए कहते हैं कि मैं और वो क्लास में गए। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आप अपने सेंटेंस में प्रोनाउंस जो हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 3 पर्सन्स हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो आप हमेशा थर्ड पर्सन से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड पर्सन की बात करेंगे और आखिर में फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। एक और बात कर लेते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की। मैंने कहा था कि मैं स्पेशल फोकस सिर्फ मेरा एपोस्ट्रोफी पर होगा, क्योंकि हम में से अक्सर लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी को गलत जगह पर इस्तेमाल करने से वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक वर्ड है यू, यू आर और योर। ये वो 3 वर्ड्स हैं जो कि हम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एक सिर्फ एपोस्ट्रोफी के गलत इस्तेमाल की वजह से आपका वर्ड चेंज हो जाता है। आप में से अक्सर लोग जब अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि जब आप यू के बाद एपोस्ट्रोफी और आर ही लिखते हैं तो उससे इसका मतलब यू आर बन जाता है, वो योर नहीं रहता। अगरचे आप कहना चाहते हैं कि योर सिंसेरली, तो आप अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो यू आर बन जाता है। सिमिलरली एक और बहुत बड़ी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं वो इस्तेमाल होती है इट के साथ। अब अच्छा, इट्स का मतलब क्या होता है? इट्स का मतलब है उसका। चूँकि इंग्लिश में जहाँ पे भी हमने किसी की पोजेशन शो करनी होती है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। बच्चे ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि इट्स यानी कि अगर आपने कहना है कि उसका तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इट के साथ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो इसका मतलब है इट इज़, क्योंकि ये इट इज़ की शॉर्ट एंड फॉर्म है। जैसे आर की शॉर्ट एंड, यू आर की शॉर्ट एंड फॉर्म बन जाती है अगर आप यू के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। इसी तरह जब आप इट के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो इट इज़ बन जाता है। सो वी हैव 3 वर्ड्स, इट, इट्स एंड इट्स। इट विद एपोस्ट्रोफी एंड इट्स उसका विदाउट एपोस्ट्रोफी। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, द कैट मूव्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी। तो आपने इट्स का मतलब है इसकी पोजेशन और इट इज़ का मतलब है व्हेन इट इज़ हैप्पी, जब वो खुश होती है। तो अब आपको मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे एपोस्ट्रोफी के गलत इस्तेमाल से आपका वर्ड चेंज हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हम इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं। इनअप्रोप्रिएट, कभी इनअप्रोप्रिएट इन अ सेंटेंस यूज़ करते हैं और कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम इनअप्रोप्रिएट जेंडर के साथ यूज़ करते हैं। जी हाँ, इनअप्रोप्रिएट जेंडर के साथ आप कैसे वर्ड्स को गलत यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। कॉमन एरर्स की एक और एग्जाम्पल तब बनती है जब आप किसी भी वर्ड को गलत जगह पर गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन और मे का इस्तेमाल। बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि कैन आई क्लोज़ द डोर, जबकि आपको ये कहना है कि मे आई क्लोज़ द डोर। लेकिन असल वजह क्या है, आपने क्यों कैन नहीं कहना और मे कहना है? कैन आई क्लोज़ द डोर का मतलब है कि क्या मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। जबकि आपको अगर याद हो, जब आप बचपन में क्लास में पानी पीने जाते थे तो आप कहा करते थे मे आई प्लीज़ गो टू ड्रिंक वाटर, यानी कि आप
इजाज़त ले रही हैं, किसी चीज़ की आप परमिशन ले रहे हैं। तो जब आपने किसी चीज़ की परमिशन लेनी है तो आपने मे का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपने किसी जगह पर किसी काम करने की एबिलिटी की बात करनी है तो वहाँ पर आप कैन इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ड्स इन इटसेल्फ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप उसको इनअप्रोप्रिएट बना देते हैं किसी गलत जेंडर के साथ यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़के को कह दें कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। सिमिलरली, आप किसी लड़की को कहें कि आप बहुत हैंडसम लग रही हैं। तो अगेन ये वो कॉमन एरर्स हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे आपस में रहने वाले लोग, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपने किसी बच्चे को कह दिया आप क्यूट लग रहे हैं, या आप किसी को कह देते हैं प्रिटी लग रहे हैं। तो अगेन ये वो बातें हैं जो कि ना सिर्फ कॉमन एरर्स हैं बल्कि काफ़ी दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थोड़े से पेयर ऑफ वर्ड्स की। मैंने सिर्फ चंद एक पेयर ऑफ वर्ड्स का जिक्र करना यहाँ पर मुनासिब समझा है क्योंकि ये वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमनली गलत इस्तेमाल होते हैं। अफेक्ट और इफ़ेक्ट, हमारे स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि अफेक्ट कहाँ पर यूज़ करना है और इफ़ेक्ट कहाँ पर यूज़ करना है। तो मैंने इसको इस तरह से याद रखा था कि अल्फ़ाबेट्स में अफेक्ट पहले, ए पहले आता है और ई बाद में आता है। अब असर करना है अफेक्ट ए के साथ और ई के साथ इफ़ेक्ट का मतलब है असर। फॉर एग्जाम्पल, अफेक्ट और इफ़ेक्ट एक दावत में जा रहे थे लेकिन अफेक्ट वहाँ पर पहले पहुँच गया, ए से अफेक्ट पहले पहुँच गया, तो इसने फ़ौरन से ना सिर्फ असर को अपने साथ मिला लिया बल्कि करना को भी अपने साथ मिला लिया। तो इस तरह से अफेक्ट का मतलब असर करना बन गया, असर करना यानी कि वर्ब। जबकि इफ़ेक्ट ई थोड़ा सा बाद में पहुंचा तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बची सिवाय इसके कि वो असर को अपने साथ मिला ले। सो अफेक्ट विद ए इज़ अ वर्ब एंड इफेक्ट विद ई इज़ अ नाउन। आप गलती कब करते हैं? जब आप अफेक्ट ई की बजाय अफेक्ट ए से इस्तेमाल करते हैं। द अफेक्ट्स ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि इसका मतलब तो पहले ही असर करना है, आप ये कहना चाहते हैं इसके असरात, तो इस केस में आप यहाँ पर ई इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरी किसी बात का उस पर असर नहीं होता तो आप कहेंगे कि इट डज़ नॉट अफेक्ट हर, माई एडवाइस डज़ नॉट अफेक्ट हर, तो यहाँ पर आप ए के साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह से देन और देन, THEN देन आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कहना होता है कि फिर क्या हुआ, फिर देन। लेकिन अगर आपने दो चीज़ों का या ज़्यादा चीज़ों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है, कंट्रास्ट करना है, मुकाबला करना है, मुवाजना करना है, तो वहाँ पर आप देन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टॉलर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा लंबी है। आप दो लोगों का कंपैरिजन या मुवाजना कर रहे हैं, सो दिस इज़ देन मी। सो देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, एक और पेयर ऑफ वर्ड जो कि बहुत कॉमनली गलत यूज़ होता है, देयर एंड देयर। इसको मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि मैंने इसको कैसे याद किया था कि मुझे नहीं पता चलता था कि देयर का मतलब कहाँ पर है, उनका यानी कि लोगों का, और कहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जगह की तरफ आपने पॉइंट आउट करना है। उसका ये ख्याल था कि अगर आपके देयर के स्पेलिंग में आई आ गया है तो आई मुझे ऐसे लगता था जैसे ये कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो जब ये कोई इंसान खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है देयर उनका, दिस इज़ देयर हाउस। सो देयर हाउस इज़ इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, उनका घर। और देयर चूँकि THE आ रही, देयर इसका मतलब है यहाँ, आप किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो देयर आर 2 बॉयज़ इन द क्लास। अब हम बात करेंगे उन कॉमन एरर्स की जो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करते वक्त करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, समवन, नो वन, नन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एट्सेट्रा। जब भी आप इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक शख्स की बात कर रहे हैं। समवन यानी कि कोई एक, नो वन कोई नहीं, वन एनीबडी इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक शख्स की बात कर रहे हैं। बेशक उर्दू में, वंस अगेन उर्दू में ट्रांसलेशन जब आप इस सेंटेंस की करते हैं कि तो आपको लगता है कि शायद आप सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उस सेंस से ज़्यादा उस वर्ड पर फोकस करना है जो कि आपके सेंटेंस में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट वंस असाइनमेंट। जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो इसका मतलब है कि आप सेंस क्या बन रही है कि सबने क्लास असाइनमेंट करनी है। आपने सबके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब अपना यूज़ नहीं करना या प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने अपना उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली अपने वर्ब को यूज़ करना है जो कि सेंटेंस में लिखा गया है। तो जब आप गलती तब करते हैं जबकि आप कुछ चीज़ों को अस्यूम कर रहे होते हैं। आपने उस चीज़ के अकॉर्डिंगली अपने वर्ब को यूज़ करना है जो आपके पास सेंटेंस में दिया गया है। तो सेंटेंस में हमारे पास दिया गया है एवरीवन, इसलिए ये हैज़ एज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप इसको प्लूरल नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट देयर ओन असाइनमेंट। अगर आप यहाँ पर देयर ओन कहेंगे क्योंकि इसका मतलब देयर ओन बन रहा है तो वो अगेन आपका एक कॉमन एरर बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ एक और कॉमन एरर्स की, जब आप बात करते हैं वन ऑफ माई क्लास फेलोज़,
अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद मैं क्लास फेलोज़ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए, यहाँ पे मुझे आर कहना चाहिए, जबकि अगर आप सेंटेंस पर गौर करें तो इसका मतलब है कि आप वन की बात कर रहे हैं। आप अपनी बहुत से क्लास फेलोज़ में से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि वन ऑफ माई क्लास फेलोज़ इज़ एब्सेंट। आप ये भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों में से एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप जब बहुत से लोगों में से किसी एक का जिक्र कर रही हैं तो वहाँ पर आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो अगेन एक कॉमन एरर बन जाता है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। एवरीवन हैज़ टू पे देयर ओन बिल्स। अगेन यहाँ पर आप क्या कहेंगे? वंस ओन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं रिडंडेंट वर्ड्स की तरफ। ये वो एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा गलती करते हैं। हम ना सिर्फ उर्दू में ये गलती कर रहे होते हैं, हम इंग्लिश में भी गलती करते हैं। रिडंडेंट वर्ड्स क्या होते हैं? रिडंडेंट वर्ड्स वो होते हैं जो आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम उर्दू में कहते हैं आबे ज़मज़म का पानी, ये एक रिडंडेंट वर्ड है। या आप ये कहते हैं को हमालिया का पहाड़, अगेन रिडंडेंट वर्ड। को हमालिया आप एक पहाड़ का नाम दे रहे हैं, आबे ज़मज़म में ऑलरेडी आब वाटर मौजूद है। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? बोथ ट्विंस, रिडंडेंट वर्ड। बोथ का मतलब दो, ट्विंस ऑलरेडी दो हैं, तो आप ट्विंस की बात कर रहे हैं कि ट्विंस आर आइडेंटिकल, दीज ट्विंस आर आइडेंटिकल। अगर आप ये कहते हैं कि बोथ ट्विंस, अगेन आप एक गलती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कॉमन एरर एक क्या है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब आप कहते हैं रिटर्न्ड बैक। केम बैक तो ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं रिटर्न्ड और बैक, अगेन आप एक ही वर्ड को दो बार कह रहे हैं। द लाइब्रेरी वॉज क्लोज्ड सो वी रिटर्न्ड बैक टू द क्लास। सो द लाइब्रेरी वॉज क्लोज्ड सो वी रिटर्न टू द क्लास। अगेन ये वो कॉमन एरर है जिसके बारे में अक्सर आपको नहीं पता चलता, और कोई आपको रियलाइज़ करवाता है तो आपको एहसास होता है कि अच्छा मैं एक ही वर्ड को बार बार कह रहा था। तो ये वो चंद एक कॉमन एरर्स थे जिनका हमने आज जिक्र किया है। इनमें से अभी भी बहुत से एग्जांपल्स बाकी हैं, लेकिन चूंकि टाइम की कमी थी इसलिए हमने उन ब्रॉडर कैटेगरीज़ की बात की है जो कि हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा आप इन पर मेहनत करेंगे तो यकीनन आप ये कॉमन एरर्स नहीं करेंगे। एक और वजह, एक और टिप जो मैं आपको आखिर में देना चाहती हूँ, कॉमन एरर्स अचानक से कैसे बन जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक स्पेसिफिक रूल्स के तहत चल रही है। इसी तरह उर्दू के भी स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर आप उर्दू के भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप गलतियाँ कर रहे होंगे। सिमिलरली बहुत सी गलतियाँ तब होती हैं जब हम इंग्लिश के रूल्स को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आखिर में एग्जाम्पल देती जाऊँ, जब हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि एडजेक्टिव्स के एंड में ly आता है, एडवर्ब्स के एंड में ly आता है। एक बहुत कॉमन इस्तेमाल हम करते हैं फास्टली। फास्टली अगेन कॉमन एरर है जो कि हम ओवर जनरलाइजेशन की वजह से कर लेते हैं। तो फास्ट इज़ एन एडवर्ब, लेकिन जब आप उसको फास्टली कहते हैं तो वो आपका कॉमन एरर बन जाता है। तो इंग्लिश को आप बिना गलती किए तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसको उसके रूल्स को ओवर जनरलाइज नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ी सी कोशिश करके आप इन तमाम रूल्स को फॉलो भी कर सकते हैं और इंग्लिश को सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फिर सीखते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।